Hello friends and welcome to VR Classes 20 The Hindu Analysis 23rd of May 2021 लेकर आज हम आप सभी के बीच आए हैं और आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो होने वाली है वह है हमारे साइंस टेक से, क्योंकि आज है आपका सुपर संडे और सुपर संडे को होता है हमारा साइंस टेक स्पेशल। तो ज़रूर आप जुड़िए और अंत तक वीडियो को देखिए फॉर द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ डेली करंट अफेयर्स ऑफ द हिंदू। इसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एनालिसिस। The first news for today is about the pest attack, weather fluctuations जो होते हैं उनके कारण पेस्ट अटैक हो सकता है शुगर केन क्रॉप्स का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। तो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स हैं वह उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है सो दैट दे कैन बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस। अब हम देखते हैं कि हाउ दिस पेस्ट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पेस्ट जो कि अटैक करते हैं टू इन द शुगर केन प्लांट। तो एक्सेस मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर में होने के कारण और डे टू डे फ्लक्चुएशंस के कारण वेदर में बहुत सारे पेस्ट जो है वो अटैक कर सकते हैं, जैसे कि पायरिला, ग्रास हॉपर, फॉल आर्मी वॉर्म एंड ब्लैक बग। ठीक, तो ये सब शुगर केन क्रॉप को कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। पेस्ट स्टॉप क्या कर देता है, क्रॉप की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। अब जो ब्लैक बग नाम का जो पेस्ट है वह मोस्टली रेटून प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। लीव्स जो है वो अफेक्ट होते हैं जिन प्लांट्स के, वह येलो या ब्राउन स्पॉट उनमें देखने को मिलता है और वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें फिर जो फ्रूट्स है वह नहीं आ पाता। ठीक है, अब जो बोथ एडल्ट एंड निम्स जो है वो लीव्स के जूस को सक कर लेते हैं, जिससे शुगर केन का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है, यील्ड जो है वह डिक्रीज हो जाती है और शुगर कंटेंट भी चला जाता है। क्योंकि ये मीठे होते हैं तो जनरली वो क्या कर लेते हैं, ये जो पेस्ट हैं इनके लीव्स पर जो लीव्स जो रहते हैं उनके सक कर लेते हैं जूसेस को और पेस्ट जो है वह डिस्ट्रॉय कर देते हैं टू दिस शुगर केन क्रॉप्स। सो दैट इज वन मोर कंसर्न इशू रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पहले से तैयार होने के लिए कहा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़। आई थिंक कि आपको ये जो न्यूज़ है वो अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पेस्ट कंट्रोल के बारे में जानकारी मिली होगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर एंड दिस न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट द राज्यसभा मेजॉरिटी। ये जो आर्टिकल मैंने लिया है, दो इट इज ए पॉलिटिकल आर्टिकल दैट इज मेनली कंसर्न फॉर द भारतीय जनता पार्टी, बट हमको यहाँ पर जो सीखने की चीज है वह ये है कि मेजॉरिटी क्या होती है इन द राज्यसभा। सो राज्यसभा कैन हैव 250 मैक्सिमम मेंबरशिप एंड अमॉन्ग दिस 250 अभी जो प्रेजेंट में मेंबरशिप है वह है 245। तो अब अगर इसमें मेजॉरिटी होना है किसी भी पार्टी को तो कितना होना पड़ेगा, 50% प्लस 1 सीट, सो दैट इज 123 इन द हाउस। ठीक है, अब जो एमपीज की संख्या है वह होनी चाहिए 123 टू गेट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द राज्यसभा। दैट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड दैट इज ऑल्सो अ परमानेंट हाउस। बट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 3 राउंड्स ऑफ रिटायरमेंट इज ड्यू इन द ईयर 2022। सो नेक्स्ट ईयर जो है वो रिटायरमेंट्स होने वाले हैं। द मेंबर्स और द मंथ आर गिवन, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर्स। ठीक है, ये जो है ये उनका लिखा गया है प्रोसीजर्स में। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, बट नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी में ही उन्हें कहा गया था कि 6 इयर्स का जो इनका टर्म ऑफ ऑफिस होगा, जिसमें हर 6th ईयर के बाद 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द राज्यसभा मेंबरशिप और मेजॉरिटी क्या होती है ये आपको जानना है। खास करके जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये न्यूज़ जरूर यहाँ पर कोट किया हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, आपको राज्यसभा की जानकारी होनी चाहिए।
नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे एंड दिस न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द वैक्सीनेशन प्रोडक्शन, बट अभी जो है वह प्राइवेट सेक्टर को ये दे दिया गया है। और इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में ये कहा गया है कि वी हैव टू रिवाइवल द वैक्सीन PSUs, जो PSUs वैक्सीन बनाती हैं उनके रिवाइवल की बात की गई है। और तो हम देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे PSUs हैं जो कि वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व रहे हैं। तो इंडिया जो देखा गया इज होम टू द ओल्डेस्ट वैक्सीन PSUs, जो कि 25 थे जब ब्रिटिश राज के अंडर में उन्हें सेट किया गया। मतलब देयर वेयर 25 नंबर ऑफ PSUs दैट वाज सेट अप इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल। 1980s में क्या हुआ, 29 PSUs were set up with the sole objective of self-reliance and self-sufficiency in vaccine production। 1980s में 29 PSU को सेट किया गया। क्यों किया गया था? फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन 1986। किसके लिए था ये यूनिवर्सल वैक्सीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? ये था टू प्रिवेंट द मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अमॉन्ग चिल्ड्रंस इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट बाय WHO। तो चिल्ड्रन के हेल्थ के लिए वहां पर शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया 1986 में, उसके तहत 29 PSUs को यहाँ पर सेटअप किया गया था। और लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज जो थी 17 PSUs को शट डाउन कर दिया गया बाय 2005। तो अब 29 में 17 को शट डाउन किया गया 2005 में, और 2007 में केवल 7 PSUs जो है वह ऑपरेशनल रह गए। ठीक है, मतलब आउट ऑफ 29 देयर आर ओनली 7 एट प्रेजेंट फ्रॉम 2007 दैट आर ऑपरेशनल, जिसमें से 2 जो है वो स्टेट लेवल PSUs हैं और 5 जो है वो सेंट्रल लेवल PSUs हैं। तो जो स्टेट लेवल PSUs हैं इनका नाम आप जरूर याद रखिए। फर्स्ट इज KIPM, दैट इज किंग्स इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, और ये कहाँ है? चेन्नई में है। और एक स्टेट लेवल और PSU है दैट इज HBPCL, जो कि मुंबई में है। HBPCL स्टैंड्स फॉर हैफकिन इंस्टीट्यूट्स एंड इट्स कमर्शियल आर्म हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड। ये 2 स्टेट PSUs हो गए। सेंट्रल लेवल PSUs में कौन कौन है? तो भारत बायोलॉजिकल्स एंड इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल्स, the Central Research Institute in Kasauli, and the Pasteur Institute of India, that is PII in Kunur, and the BCG Vaccination Laboratory in Chennai। तो ये 5 आपके हो गए सेंट्रल लेवल PSUs और 2 स्टेट लेवल। तो ये आपको PSUs की जानकारी के लिए ये जो आर्टिकल है उसको मैं इंक्लूड किया था। और अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन में PSUs को रिवाइव नहीं किया गया है, बट इट इज ट्रांसफर्ड टू द पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बॉडीज, तो इसीलिए ये आर्टिकल जो है एक आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, नाम जरूर याद रखना है आप सभी को। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की ओर, एंड नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट लॉस एंड श्री MS नरसिम्हन, जो कि मैथ साइंटिस्ट थे इंडिया के, वो अब नहीं है। इन्हें 1990 में पद्म भूषण दिया गया था। तो आप जो कि वनडे एग्जाम्स दिला रहे हैं वह इनका नाम याद रखिएगा, MS नरसिम्हन, जो कि क्या है इंडियन साइंस में जो कि एक इमिनेंट फिगर थे, पर्सनालिटी थे, उनकी जो डेथ है वह हो चुकी है। ठीक है, तो ये चीज था इन्हें। और वनडे एग्जाम वाले खास करके ध्यान देंगे, UPSC वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर, एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट उड़ीसा को एक साइक्लोन फेस करना पड़ेगा और उसका नाम है यास। मैंने अभी कुछ 2 दिन पहले आप लोगों के लिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर एक वीडियो बनाया हुआ है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे आते हैं और क्या फैक्टर्स होता है उनके जो भी स्ट्रेंथ है उसका, और कैसे वो डेवलप होते हैं, सारे पर एक डिटेल वीडियो है। आप जरूर जाकर के देखिएगा चैनल पर, वहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। और उड़ीसा के लिए इस न्यूज में बात करें तो उड़ीसा के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए और बांग्लादेश, ये 3 जो कंट्री हैं और 2 हमारे स्टेट हैं, इन तीनों पर 26 मई मॉर्निंग पर
एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो आ सकता है और ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल सकता है, ऐसा मेट डिपार्टमेंट ने कास्ट किया हुआ है। इसके पहले हमने देखा था कि अरेबियन सी में एक जो तूफान अभी अभी जा करके खत्म हुआ जो है तौते, तो तौते तूफान के बाद अब नया जो तूफान आने वाला है दैट इज यास। तो आपको याद रखना है, नाम आपको पूछा जाता है, एरिया अफेक्टेड मतलब स्टेट अफेक्टेड पूछा जाता है और कौन से सी पर ये आया था, ये सारी चीजें मैच मेकिंग में आ सकती है इन वनडे एज वेल एज इन द यूपीएससी एग्जाम्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की। द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इज अबाउट द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। जो हाइब्रिड राइस है उसके जो जनक है चाइना में उनका जन्म हुआ था और अब उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए ये न्यूज यहाँ पर आया हुआ है। उनका नाम है युआन लॉन्गपिंग्स। युआन लॉन्गपिंग्स जो कि एक चाइनीज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, इनकी डेथ हो गई है। 2004 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था, विश्व खाद्य पुरस्कार, जो कि इनके जो जेनेटिक मटेरियल और टेक्नोलॉजीज जो कि एसेंशियल थी फॉर ब्रीडिंग द हाई यील्ड हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, इस पर उन्हें दिया गया था और 2004 का ये डेटा है, आपको याद रखना है। और इन्होंने जो रिसर्च किया, उन्होंने इंडिया, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर के इनके रिसर्च स्कॉलर्स और एसोसिएट्स ने इनका जो रिसर्च किया और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डेवलप की जो कि है हाइब्रिड राइस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पर भी टेक्निकल चीजें भी देख लेते हैं। तो हिस्टेरोसिस, ठीक है, हिस्टेरोसिस एक फिनोमिना होता है जिसमें कि दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पेरेंट जो हैं वह फास्टली ग्रो करते हैं, उनका यील्ड भी ज्यादा होता है और स्ट्रेस को बेटर रजिस्ट कर सकते हैं देन ईदर पेरेंट। जो दो अलग अलग वैरायटी ऑफ जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको एक बना करके हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की जाती है। दैट इज ऑल अबाउट दिस हिस्टेरोसिस। और इनको जो है इनसे पहले मतलब युआन लॉन्गपिंग्स के पहले ऐसा कहा जाता था कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप सच एज राइस। ठीक है, ये चीजें राइस में पॉसिबल नहीं थी, लेकिन 1964 में इन्होंने पहला रिसर्च पब्लिश किया और उसके 9 साल के बाद उन्होंने कहा कि द फर्स्ट hybrid rice combination called Nangyu No number 2 which due to hysterosis boosted yields 20% higher than previous varieties। तो इन्होंने इसे डेवलप भी किया, इस पर इन्होंने रिसर्च भी लिखा। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2001 में भी प्रदान किया गया था। तो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, आपको नाम जरूर याद रखना है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। The next news article is about a very small fish but important for our UPSC examination, especially for the prelims। और इस छोटी सी जो मछली आपको दिख रही है इसका नाम है 3-spined stickleback और ये इस पर जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत रिसर्च किया गया और रिसर्चर्स ने पाया कि इट कैन अडॉप्ट टू एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज जो कि हैबिटेट लॉस और टेम्परेचर स्विंग्स के कारण होता है, उनके में ये पाया गया कि ये जो फिश है ये बहुत टफ है, इट कैन अडॉप्ट टू दीज चेंजेस। अब हम थोड़ा सा इस फिश के बारे में देख लेते हैं। सो दिस इज द 3-spined stickleback और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती है, सदर्न हेमिस्फीयर में ये नहीं मिलती है। इट कैन सर्वाइव इन अ फ्रेश वाटर एज वेल एज सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर पर भी ये सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, इट इज अ स्पीसीज दैट इज ऑफ लीस्ट कंसर्न इन द IUCN लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पर उनकी जो कैटेगरी है वो है लीस्ट कंसर्न, मतलब इस पर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, दे आर नॉट टू द रेड लिस्ट। ओके, सो लीस्ट कंसर्न है। आपको स्टेटस पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती है कि नहीं, कौन से पानी में रहती है। दीज ऑल कैन बी आस्क्ड अबाउट दिस 3-spined stickleback। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, इतना आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्रिएचर दैट इज व्हाइट फ्लाइज। अब व्हाइट फ्लाइज कैसे आई और भारत को के क्रॉप्स पर इन्होंने कैसे कब्जा किया, इस पर एक आर्टिकल आया हुआ है। तो जो फर्स्ट इन्वेजिव व्हाइट फ्लाइज था रिपोर्ट किया गया केरल से,
दैट इज अराउंड इन द ईयर 1995, वो अब पूरे के पूरे भारत में फैल चुका है बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज आर नेटिव टू द कैरेबियन आइलैंड्स और द सेंट्रल अमेरिका और बोथ। तो ये जो व्हाइट फ्लाइज है ये कहाँ की स्पीशीज हैं? कैरेबियन आइलैंड और द सेंट्रल अमेरिका। अब मोस्ट प्रोबेबली एक निम्फ या बेबी इंसेक्ट जो है वह आ गया होगा किसी इंपोर्टेड प्लांट के साथ में। ट्रैवलर्स को भी यहाँ अकाउंट किया गया है कि दे कैन ऑल्सो हैव दिस इन्वेसिव स्पीशीज एक्सीडेंटली ब्रिंगिंग और टेकिंग एनी प्लांट्स, टाइनी प्लांट्स उनके में से आ सकता है। ठीक है, तो हालांकि कारण जो भी हो, बट नाउ इट हैज बीन स्प्रेड आउट ऑल ओवर द इंडिया। अब इसका जो नाम है वह देख लेते हैं। तो एल्यूरोडिकस डिस्पेर्सर्स इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जैसा हमने देखा था। और 1.3 लाख हेक्टेयर ऑफ कोकोनट एंड ऑयल पाम इन इंडिया आर अफेक्टेड बाय रिगरस स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई का जो स्पेरलिंग व्हाइट फ्लाई है, इसके तहत जो कोकोनट प्लांट और ऑयल पाम है इस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अब जो होस्ट है इसका वह इन्वेजिव व्हाइट फ्लाइज का जो है वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू दिस पॉलीफेगस नेचर। पॉलीफेगस नेचर क्या होता है? द एबिलिटी टू फीड ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ फूड्स एंड प्रोलिफिक ब्रीडिंग। बहुत सारे खानों को ये खा सकते हैं और इनकी जो ब्रीडिंग है वह बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनके जो नंबर्स हैं वह बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जिसे पॉलीफेगस नेचर कहा जाता है। ठीक, अब जो व्हाइट फ्लाइज हैं वो किन किन प्लांट्स को अफेक्ट कर सकते हैं? तो स्पेशली कोकोनट, बनाना, मैंगो, पेरोटा, गुआवा, कैश्यू, ऑयल पाम एंड ऑर्नामेंटल प्लांट सच एज बॉटल पाम, फ्लैश, फॉल्स बर्ड ऑफ पैराडाइज, बटरफ्लाई पाम एंड इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स। तो इतने सारे स्पीशीज को ये अफेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेजिव प्लांट्स जो कि भारत में अब वाइड स्प्रेड हो चुका है। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है फ्रेंड्स यूपीएससी का, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जो उनको अब कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंट्रोल करने के लिए सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज जो है वह डिफिकल्ट होता है। सो इनके लिए नेचुरली ऑकरिंग इंसेक्ट प्रीडेटर्स को यूज किया जा सकता है, पैरासिटॉइड्स को यूज किया जा सकता है, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंगी लिखा हुआ है, दैट इज एंटोमोपैथोजेनिक फंगी, जो कि किल करते हैं इंसेक्ट्स को। अब इनके बारे में भी लिखा हुआ है। तो एंटोमोपैथोजेनिक फंगी होते हैं जो व्हाइट फ्लाइज के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं, वह आइसोलेटेड है, प्यूरिफाइड है और ग्रोथ होता है इनका लैब में, और मास प्रोडक्शन भी इनका किया जा सकता है। और व्हाइट फ्लाई जो इन्फेस्टेड फील्ड हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन में इसे दिया जाता है लैब रियर्ड पोटेंशियल प्रेडेटर्स एंड पैरासिटॉइड्स के साथ में। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके इन व्हाइट फ्लाइज को अभी कंट्रोल करने का कोशिश किया जा रहा है। कैरेबियन आइलैंड आपको याद रखना है और सेंट्रल अमेरिका जहां पर इनका सोर्स रखा हुआ है। ठीक है, नेटिव ये उन आइलैंड्स के हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। इस बार हो सकता है ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी ऐसे कोई स्टडी रिसर्च आता हुआ है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आया हुआ है, ये साइंस टेक से रिलेटेड है एंड इट इज अगेन एन इश्यूज रिलेटेड टू योर सार्स कोविड-19। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है जीनोम सीक्वेंसिंग, और सार्स कोविड-19 के जो वेरिएंट्स हैं, उनके जो म्यूटेंट्स हैं, उनको ये जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो इस पर ही कहानी, ये जो आर्टिकल है वो आया हुआ है, इसकी पूरी कहानी बताई गई है। तो मार्च में एक कमिटी बनाई गई थी, एक ग्रुप बनाया गया था, दैट इज एन एडवाइजरी ग्रुप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसका नाम था इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक कंसोर्टिया, दैट इज INSACOG। और इनके जो अभी अभी एक हेड हैं वो उन्होंने रिजाइन किया है, जिनका नाम है मिस्टर शाहिद जामिल। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और इनका जो रिजिग्नेशन का जो रीजन था वो इन्होंने कोर्ट साइट नहीं किया है, बट ही हैज रिजाइन। और अब हम देख लेते हैं कि इन जो INSACOG जो बनाए गए थे ग्रुप, वह क्या है। तो इट इज अ कंसोर्टियम ऑफ 10 लैबोरेटरीज अक्रॉस द कंट्री
tasked with scanning the COVID-19 samples from swathes of patients and flagging the presence of variant that were known to have spiked transmission internationally. भारत से बाहर के आए हुए जितने भी लोग हैं उन पर ये एक 10 लैब हैं जो काम कर रही हैं, उनके जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम कर रही है, उनके स्वैथ को लेकर के, और उन पर रिसर्च करती हैं सो दैट द म्यूटेंट्स जो कि बाहर से आया हुआ है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब एम जो है इन INSA COG का इस ग्रुप का वह था कि 5% नोवेल कोरोना वायरस सैंपल को स्कैन करे, ये ठीक है, सीक्वेंस करे, लेकिन अभी तक ओनली 1% को ही किया जा सका है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड इनसफिशिएंट रिएजेंट्स एंड टूल्स नेसेसरी टू रैपिडली स्केल अप द प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है रिसोर्स का कमी को कोट किया गया है, बट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है द नेम्स ऑफ द वेरियस म्यूटेंट्स। तो वेरियस म्यूटेंट जो कि फॉरेन वेरिएंट्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें कि B1117 दैट इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन यूनाइटेड किंगडम, तो ये यूके का वायरस हुआ। B1.351 जो कि फर्स्ट फाउंड हुआ था साउथ अफ्रीका में, और स्मॉल नंबर ऑफ P2 वेरिएंट्स फ्रॉम ब्राजील। तो ये 3 कंट्रीज आपको याद रखना, और इन वेरिएंट्स के नाम इनको भी आपसे पूछा जा सकता है या आप आंसर राइटिंग में इसे यूज कर सकते हैं। सो जो B1.617 ये जो फैमिली था इसे इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जा रहा था आफ्टर इट हैज लिंक टू अ रीसेंट स्पाइक इन केसेस इन द यूनाइटेड किंगडम, और इसी से रिलेटेड महाराष्ट्र में भी देखा गया था, जिसको रिलेट कर रहे थे और इसको कहा जा रहा था कि ये इंडियन वेरिएंट है, बट अभी हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह क्लियरली कोट किया है कि इट इज नॉट एन इंडियन वेरिएंट। हम बात करेंगे आगे कि हाउ दिस जीनोम सीक्वेंसिंग इज यूजफुल। तो पर्पस क्या होता है जीनोम सीक्वेंसिंग का? टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सर्टेन म्यूटेशंस इंक्रीजिंग इन द वायरस इन्फेक्टिविटी। तो वायरस इन्फेक्शन में जो म्यूटेशंस हैं वह लिंक तो होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो इम्यूनिटी के कारण एस्केप हो जाते हैं, वहां से छूट जाते हैं, और द वायरस एबिलिटी टू इवेड एंटीबॉडीज जो कि बनाई जा रही है हमारे बॉडी में थ्रू वैक्सीन, उनको वायरस जो है वो क्रॉस कर लेते हैं, और इनके कारण जो है वह वैक्सीन का जो फेलियर है वह कहीं ना कहीं हो सकता है। इसी के लिए ही जो एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं वैक्सीन में वो है ट्रू है, वो बात बिल्कुल सही है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और फाइजर और मॉडर्ना के लिए जो ये 4 टाइप की वैक्सीन अभी एडमिनिस्टर की जा रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन इंडिया, तो ये एबल है, मतलब ये सक्षम है न्यूट्रलाइज द वेरिएंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन fewer antibodies produced against the South African, Brazil and the double mutant variant, इनके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज जो है वह डेवलप करने में ये थोड़ी सी कम सक्षम है, ऐसा जो है वह स्टडीज में देखा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, और हालांकि अभी वैक्सीन 75 to 90% एफिकेसी दे रही है डिजीज प्रोटेक्शन में, तो मेरा ये सजेशन है कि यदि आप वैक्सीन लगाने के एलिजिबल हैं और आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप जरूर वैक्सीनेट कीजिए। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज एंड दिस इज मैसेज फ्रॉम आवर साइड। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन एन आर्टिकल जो कि आया है नॉर्ड स्ट्रीम 2 से रिलेटेड, ट्रेडिंग द मिडिल पाथ। अब ये कन्फ्लिक्ट है 2 नेशंस के बीच में, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है ये पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है दैट इज नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये कहाँ पर है, इसकी जो लोकेशन है और उसके बारे में हमें पूछा जा सकता है। द न्यूज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट दिस नॉर्ड स्ट्रीम 2 इज इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 इज नियरली कंस्ट्रक्टेड 1200 किलोमीटर पाइपलाइन। कहाँ से कहाँ तक है ये? रशिया से जर्मनी तक वाया द बाल्टिक सी। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन आपको याद रखना है, एक तो जर्मनी टू रशिया, रशिया टू जर्मनी है ये, और दूसरा जो लोकेशन है वह है बाल्टिक सी का। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाल्टिक सी के अराउंड कौन कौन से नेशन हैं, मतलब ऐसा कौन कौन सा देश है जो बाल्टिक सी को टच करता है। फिर इट रन्स अलोंगसाइड द ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड नॉर्थ स्ट्रीम। ये नॉर्थ स्ट्रीम पहले से एक बन चुका है, इसी के ही तहत सेकेंड भी बना रहे हैं, हम आगे मैप में देखेंगे, डोंट वरी। और जिससे कि अमाउंट ऑफ जो गैस है वह डबल्ड हो जाएगा थ्रू द बाल्टिक टू 110 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर। ठीक है, मतलब ये एक एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, आप बोल सकते हैं।
इनका बेनिफिट क्या होगा? यूरोप को ये प्रोवाइड करेंगे सस्टेनेबल गैस सप्लाई और रशिया को डायरेक्ट एक्सेस टू द यूरोपियन गैस मार्केट में ये सप्लाई करते हैं। मतलब रशिया सप्लाई करने वाला है जर्मनी को, तो यूरोपियन मार्केट में रशिया का जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी, खास करके गैस मार्केट में। और इसका जो प्रपोज रूट है वह टेरिटोरियल वाटर्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द 3 कंट्रीज, जिनका किनका, फिनलैंड का, स्वीडन का और डेनमार्क, ये 3 नेशंस के EEZ को ये क्रॉस करने वाला है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रूट हो जाती है। नेशनल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी विल बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द पाइपलाइंस। तो ये उनको लोकल अथॉरिटीज को फायदा होने वाला है। अब सिक्योरिटी कंसर्न या क्रिटिसिज्म इसका क्यों हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। तो यूएस और जर्मनी की ईस्टर्न नेबर जैसे कि पोलैंड, चेक रिपब्लिक ने इसको क्रिटिसाइज किया है किन ग्राउंड्स पर कि रशियन डिपेंडेंस को एक थ्रेट माना जा रहा है टू द कॉमन मार्केट एंड द यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अगर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाएगी तो जो कंट्रीज हैं छोटी छोटी और खास करके ईयूज पर जो कंट्रीज हैं उनका डिपेंडेंस रशिया पर बढ़ जाएगा। द पाइपलाइन जो है रशिया को इसके मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज करने का एक मौका देगा इनटू द बाल्टिक सी और ऑल्सो टू ट्रांसमिट मिलिट्री इंफॉर्मेशन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ नेवल वेसल्स। तो नेवल वेसल्स यहाँ ट्रेवल करेंगे तो उनके मिलिट्री मूवमेंट्स के इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसमिशन के लिए वहाँ पर एक स्पाई सिस्टम जैसा रशिया डेवलप कर सकता है। तो ये कंसर्न बताया जा रहा है बाय द यूएस एंड ऑल्सो द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ जर्मनी। दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्थ स्ट्रीम 2। अब हम देख लेते हैं इसका मैप में कैसा ये दिखता है। तो ये आपका हो गया रशिया और ये हो गया आपका जर्मनी। गैस पाइपलाइन जो है वह बिछाया जा रहा है। दिस इज नॉर्थ स्ट्रीम द फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड द ग्रीन लाइन शोज द नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट। कौन कौन से यहाँ पर कंट्री जो है वो नेबरिंग है आप देख लीजिएगा एक बार। ये जो है ये बाल्टिक सी है, इसी सी पर ही यह पाइपलाइन जो है वो लेकर के जाया जा रहा है रशिया। लीजिएगा मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, उसको आप जरूर यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर जरूर करने की कोशिश करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज। आई होप कि आपको न्यूज एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।